अच्छा यार, पिछले लेक्चर में मार्कअप और मार्जिन पे हमने एंड किया था, तो ये तकरीबन समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस वगैरह भी कर ली होगी। और इसका मैंने क्योंकि सवाल हल करते करते ही वो मेथड भी बता दिया था आसान सा, कि मैंने कहा था कि हमारे पास कोई भी रकम होती है ना, कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी रकम जो हमें वो देता है, तो हमें उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है उस परसेंटेज के साथ जहां हम जाना चाहते हैं, और डिवाइड करते हैं उस परसेंटेज के साथ जहां हम हैं। मसलन अगर हम 1000 रुपये की बात करें और 1000 रुपये इस टाइम 80% पर है, तो वो परसेंटेज जहां हम हैं वो नीचे आ जाएगी, और जाना कहाँ चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 110% पे, तो इस तरह से कर लेंगे। ये उलट भी हो सकता है, हम कह सकते हैं कि जो 1000 रुपये है ये इस टाइम 110% पे है, और कहाँ हम हैं 110 पे, तो हम जाना कहाँ चाहते हैं 80 पर, तो इस तरह भी हो सकता है। तो हंसना नहीं है फार्मूले पे, मैं फार्मूला ऐसे ही बनाता रहूँ सारी लाइफ। तो बेसिकली इस तरह से हम जंप कर सकते हैं। और दूसरा एक छोटी सी बात बताई थी, मैंने कहा था कि जो परसेंटेज दे देता है मार्जिन के मार्कअप की, तो ग्रॉस प्रॉफिट की भी वही परसेंटेज होती है। अच्छा खैर, ये तो हो गया। अच्छा, हमने ना पहले बात की थी मेथड्स के बारे में, इन्वेंट्रीज़ की। मैंने बताया था ये मेथड होते हैं दो तरह के, एक परपेचुअल और एक पीरियोडिक, और जिसके ज़रिए ना हम एंट्री यानी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली। तो परपेचुअल मेथड का तब इस्तेमाल करते हैं जब इन्वेंट्री को हमने बार बार बैलेंस करना हो या लिखना हो, मतलब हमें उसका रिकॉर्ड हर वक्त चाहिए, हर हर आधे घंटे बाद, हर 20 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद, मतलब जैसे ही सेल परचेज़ हो रही है इसको लिखते रहो फ़ौरन फ़ौरन। जिस तरह फार्मेसी की एग्जांपल ली थी, कि उनको पता होता है उनके पास किस दवाई की कितनी डब्बियाँ पड़ी हैं, क्योंकि वो हर वक्त इसको रिकॉर्ड करते रहते हैं परपेचुअल। अब पीरियोडिक जैसे कार शोरूम की ली थी, कि उनको ज़रूरत नहीं है हर वक्त इस तरह की रिकॉर्डिंग की, तो वो पीरियोडिक यूज़ करते हैं। फिर मैंने कहा इन दोनों के दो तो अलग अलग मेथड हैं, फाइफो परपेचुअल, फाइफो पीरियोडिक, एवरेज परपेचुअल, एवरेज पीरियोडिक। अब फाइफो परपेचुअल का ये मतलब है कि वो परपेचुअल तो है, कि इसकी रिकॉर्डिंग बार बार होती रहेगी जैसे ही सेल परचेज होगी, लेकिन वो होगी इस हिसाब से कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो इन्वेंट्री पहले आई है वही इन्वेंट्री ही पहले बेची जाएगी। क्लियर क्लियर है। ठीक पीरियोडिक में भी इसी तरह होगा कि हाँ, रिकॉर्डिंग तो होगी अरसे के बाद, महीने बाद, कि एक दो गाड़ियाँ बिकी या नहीं, कुछ भी। तो उसका फाइफो का ये मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, कि वहाँ पर भी पहले वही इन्वेंट्री बेचेंगे जो कि पहले ख़रीदी, हमने ख़रीदी या बनाई जो हमारे पास थी पहले। क्लियर है। एवरेज का मतलब होगा कि हमें से कोई सरोकार नहीं है कि पहले कौन सी इन्वेंट्री हमारे पास थी कौन सी नहीं थी, हम उसकी एवरेज लेके बेच देंगे। ठीक इस तरह से पीरियोडिक के अंदर भी हमें कोई सरोकार नहीं होगा, लेकिन पीरियोडिक एवरेज का मतलब है कि हम उसको एवरेज लेके बेच देंगे। अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ यही बात रह गई है कि हम बेसिकली फाइफो परपेचुअल, फाइफो पीरियोडिक, एवरेज परपेचुअल और एवरेज पीरियोडिक, इन चारों मेथड से एंट्रीज़ जो करते हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, बस। अब हमने सिर्फ यही सीखना है कि इन चारों मेथड्स के ज़रिए एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सीधी बात यह है कि असल मौत का खेल जो है वो अब शुरू होने वाला है। बहरहाल अभी ना हम देखेंगे कि इन चारों को रिकॉर्ड कैसे करना है हमने, और इन चारों का मैंने मतलब बता दिया है। अब हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। पहले परपेचुअल करेंगे, उसके बाद हम पीरियोडिक करेंगे। अच्छा यार, बुक खोल लोगे तो वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो साथ सवाल लिखा हुआ है इस तरह भी, क्योंकि अभी हमें एक पूरा चार्ट बनाना होगा, तो देखते जाओ। अच्छा, ये है एग्जाम्पल नंबर 10 ओल्ड बुक के अंदर। अभी सारा कुछ समझ आ जाएगा, यकीनन पहली बारी में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम करने क्या वाले हैं, हम एंट्री करने वाले हैं इन्वेंट्री की, परपेचुअल फाइफो। परपेचुअल फाइफो मतलब मैं एंट्रीज़ करूँगा परपेचुअल, यानी एंट्री मुझे बार बार करनी होगी, और फिर मैं फाइफो करूँगा। फाइफो का मतलब मैं इन्वेंट्री को इस तरह बेचूँगा कि जो इन्वेंट्री मैंने पहले ख़रीदी है मैं उसको पहले बेचूँ।
अब करना क्या है बेसिकली, यहाँ 3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम किस चीज़ के बनाने हैं? सबसे पहला कॉलम आपने बनाना है परचेज़ कॉलम, फिर सेल कॉलम और फिर बैलेंस कॉलम। परचेज़ कॉलम, अच्छा तीनों में ना एक चीज़ लिख दो, n@a, n@a और n@a। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होगा, मिसाल के तौर पर अगर मैंने 5 कुर्सियाँ ख़रीदी हैं तो मैं लिखूँगा n5, कितने की ख़रीदी है मैंने 5 कुर्सियाँ? 100 रुपये की। तो रेट क्या लिखूँगा? 100, और टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 500। फिर जो 5 कुर्सियाँ मैंने 100 के हिसाब से 500 की ख़रीदी हैं, वो मैं बेच कितने की रहा हूँ? 1000 की। किस हिसाब से? 5/200, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। मतलब हम इस तरह से करेंगे, और हमने ये अब एग्जांपल करनी है, और ये है भी FIFO, इस बात का ध्यान रखना है। इसका मतलब कि हमने जो पहले एंट्री ख़रीदी इन्वेंट्री, उसको पहले बेचना है। अब ज़रा आंखें खोल के, कान खोल के बैठना। सबसे पहले उसने हमें दी हुई है जनवरी 1 की 2007 की ओपनिंग इन्वेंट्री, जो पिछले साल की यकीनन क्लोजिंग इन्वेंट्री रही होगी। समझ रहे हो ना? अब हमारे पास जो बैलेंस है ना, वो इस तरह से है कि हमारे पास लीटर दिया हुआ है उसने। किस चीज़ का लीटर है? केमिकल्स का है। ठीक है, 20,000 लीटर केमिकल, n 20,000। किस रेट पर? 11 रुपये के रेट पर 2,20,000 रुपये का बना जाकर। ये इन्वेंट्री हमारे पास शुरू से ही पिछले साल की पड़ी हुई थी, जो इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई। तो ये हमारा बैलेंस हुआ ना इस साल का। क्लियर है? अब हर स्टेप पर हमने इस चीज़ को इस तरह करना है कि, क्योंकि हमें पता है परपेचुअल का मतलब होता है कि हमने हर स्टेप पर एंट्री को मॉडिफाई करना होता है, इन्वेंट्री की एंट्री को मॉडिफाई करना होता है। 1 मिनट यार, मैं कैलकुलेटर उठा लूँ। अच्छा चलो ना, ये सब करने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। हमने ना, जैसे मैंने इस चैप्टर में बताया था, कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी होती है। कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है, अच्छा देखो, कॉस्ट ऑफ सेल का हमें पता है फार्मूला जो होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल्स ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐसे, फिर प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऐसा है या नहीं? तो हमें बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करने के लिए हम इस तरह की एंट्रीज करते हैं और इस तरह के 4 मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई? दी हुई है, वो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है हमें। क्या परचेज़ नहीं दी हुई? अगर देखो सवाल के अंदर, तो यहाँ परचेज़ लिखा हुआ है कि परचेज़ जो हुई हैं, परचेजेज एंड में 5,44,000 की हुई हैं। ठीक है, क्लियर है बात की है नहीं? और उसके बाद क्या हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू लिखी हुई है? नहीं, बस हमारे पास एक क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ही तो नहीं लिखी हुई जिसको हमने फाइंड करना है, और वो हम करेंगे इस मेथड के साथ। और हमें पता है कि इसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू आएगी। फिर हम इसको क्या करेंगे? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करेंगे। सेल भला लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर? तो ज़रा देखो, जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर एंड में, सोल्ड में के एंड में लिखा हुआ है 7,41,000, तो वो सेल भी है। फिर हमें कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर सिर्फ ये नहीं है, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब हम करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को फाइंड। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गया, बैलेंस आ गया। अब हमने देखना है कि अब हमने सबसे पहले ख़रीदा या बेचा। तो परचेजेस में देखो, सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हो रही है 15 जनवरी को, और सोल्ड में हो रही है 11 जनवरी को। ऐसा है या नहीं? यार बुक खोल नहीं लेते, बुक खोल लो, बुक खोल लो बल्कि। ठीक है, तो ओल्ड बुक में तो एग्जाम्पल नंबर 10 है, बुक खोल लो, बेहतर रहेगा, ऐसे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले जो है 11 जनवरी को हमने बेची है, 11 जनवरी को हमने बेची है, तो हम लिखेंगे इस तरफ सेल वाली साइड पर। हमने क्या बेचा भला 11 जनवरी को? हमने बेची है जी 9,000 रुपये की इन्वेंट्री। नहीं आई बात समझ? अब उसका क्या रेट लगाएंगे? जो 9,000 के आगे 15 रुपये लिखा हुआ है वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम चल रहे हैं FIFO, जो पहले आए वही पहले इन्वेंट्री बेचें। हमारे पास कितने रुपए की इन्वेंट्री पड़ी है?
11 रुपये वाली, तो हम इस 9,000 को भी 11 रुपये के हिसाब से ही बेचेंगे और ये बन जाएगा 99,000। बात समझ आई? क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी कितने की थी? 20,000 की। किस हिसाब से? 11 रुपये की एक थी और ओवरऑल बन गई 2,20,000 की। अब हमने 9,000 की बेची तो इसी में से बेचेंगे ना, तो 11 रुपये की 99,000 बन गए। अब बाकी पीछे इन्वेंट्री कितनी बच गई? बाकी पीछे इन्वेंट्री कितनी बच गई? बाकी बच गई ये कि 11,000 बच गई और एक यूनिट का क्या रेट है? 11। तो अब मल्टीप्लाई करो और देखो कितने पैसे बन गए। 1,21,000 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी है हमारे पास। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया जी? हमने ये किया कि 11 जनवरी के बाद फिर आती है 22 अप्रैल और इधर देखो तो 15 जनवरी आ रही है। अब हमने ख़रीदी है इन्वेंट्री। अब हमने 15 जनवरी को 11,000 यूनिट ख़रीदे और एक यूनिट की प्राइस 12 थी, इस हिसाब से हमने 1,32,000 रुपये की इन्वेंट्री ख़रीदी। 11,000 बेसिकली लीटर ख़रीदे, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से हमने इसको वो करना है, बैलेंस बनाना है। किस हिसाब से बैलेंस बनाएंगे? अब बैलेंस ये बनाएंगे हम कि हमारे पास एक तो 11,000 पड़े हुए थे लीटर, लेकिन किस रेट पे? 11 के रेट पर। ये पहले से पड़े हुए थे। उनका रेट क्या था? 1,21,000। और हमने 11,000 की और इन्वेंट्री ख़रीदी, लेकिन उसका रेट 11 नहीं था, उसका रेट 12 था। और इसकी क्या वैल्यू है? 1,32,000। तो इस बार हमारे पास 22,000 लीटर पड़ा हुआ है, जिसमें से 11,000 लीटर 11 रुपये पर लीटर से है और 11,000 लीटर 12 रुपये पर लीटर से है। हम ये नहीं बोल सकते डायरेक्ट कि हमारे पास 22,000 लीटर है इस रेट पे, नहीं, क्योंकि ये बात फाइफो में अच्छी नहीं लगती। फाइफो में जो पहले आती है उसे पहले बेच दो, इसलिए हम पहले आने वाली को अलग रखते हैं हमेशा, बाद में आने वाली को भी अलग रखते हैं। क्लियर है ना बात? हाँ, जब हम फाइफो की बात नहीं करेंगे फिर हम बोल देंगे हमारे पास 22,000 लीटर पड़ा हुआ है 11.5 के हिसाब से। क्लियर है ना? नहीं समझ आ रही होगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर 15 जनवरी के बाद हम देख रहे हैं कि 21 अप्रैल और फिर वहाँ उधर देखो 22 अप्रैल, मतलब फिर दोबारा से हम खरीद रहे हैं 21 अप्रैल को। ये पूरे साल की हम बना रहे हैं, ठीक है। 8,000 रुपये ख़रीद रहे हैं लीटर और 1 लीटर 13 रुपये का इन्फ्लेशन हो रही है जी। और 1,40,000, सॉरी 1,04,000। अब दोबारा से हम बैलेंस बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम परपेचुअल के अंदर हमेशा से जब ख़रीदते हैं बेचते हैं हमें इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब किस तरह से? हमें पता है हमारी 11,000 लीटर पड़े हुए थे 11 रुपये के रेट से, जिनकी वैल्यू 1,21,000 की थी। फिर 11,000 लीटर पड़े हुए थे 12 रुपये के रेट से, जिनकी वैल्यू 1,32,000 थी। और अब हमने ख़रीद लिए 8,000 लीटर 13 रुपये के रेट से, जिनकी वैल्यू 1,04,000 है। नहीं आई बात समझ? आनी चाहिए बात समझ। क्लियर है? हर बारी बैलेंस बनाना है। बैलेंस, ये हमारे पास बैलेंस कॉलम है। ये हुआ 21 अप्रैल को। फिर 22 अप्रैल को हमने बेची। कितनी बेची? हमने 18,000 लीटर बेच दिए। सेल वाले कॉलम में लिखूँ ना, तो मैंने लिख दिया। अच्छा देखो, उसने 18,000 के आगे 15 लिखा हुआ है, आपने पागल नहीं बनना। उसने एग्जाम्पल दिया, हमने सॉल्व करनी है। ज़रा खुद मुझे बताओ कि जो 18,000 लीटर है मैं किस रेट पे बेचूं? मेरे पास ये देखो, ये रेट है। मेरे पास 11,000 लीटर 11 रुपये का पड़ा है, 11,000 लीटर 12 रुपये का पड़ा है, फिर एक और 8,000 लीटर पड़ा हुआ है 13 रुपये के हिसाब से, मतलब 13 रुपये पर लीटर। अब मैंने 18,000 लीटर देना है, तो मैं किस रेट पे बेचूं? देखो, आप कह रहे होगे कि 13 के बेचते हैं क्योंकि 13 का रेट ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे नहीं। वो क्यों? क्योंकि फाइफो के अंदर जो पहले आती है वही पहले जाती है। पहले इन्वेंट्री ये वाली है 11,011 वाली, तो पहले ये जाएगी। अब जो 18,000 मैंने बेचना है उसमें 11,000 ये पूरी बेच दूंगा। तो मतलब पहले मैं 11,000 लिखता हूँ, 11,000 11 रुपये वाली ये बेच दी। अब मैंने बेचनी कितनी थी? 18, लेकिन मैंने 11,000 लीटर बेच दिए। अब मैंने कितने लीटर बेचने हैं? 7,000 लीटर रह गए ना। अब वो 7,000 लीटर बेचूंगा, इसमें से बेचूं या इसमें से बेचूं? अब कहोगे 13 है तो प्रॉफिट ज़्यादा देगी, नहीं, पहले वो ख़रीदी थी तो पहले वही बेचूंगा 12 के रेट से।
नहीं आई बात समझ, नहीं आई बात समझ, नहीं आई बात समझ, मुझे पता नहीं आई। बात यही यार कि हमने 18,000 लीटर बेचने हैं और मेरे पास ना 3 अलग अलग रूम्स बने हुए हैं मेरी फैक्ट्री में। एक कमरा है उसमें ना 11,000 लीटर केमिकल पड़ा हुआ है और 1 लीटर केमिकल 11 रुपए का है और ये मैंने सबसे पहले ख़रीदा था, सप्लायर से लिया था। मैं दूसरे रूम में गया तो वहाँ पे मुझे लोगों ने, मतलब जो काम करने वालों ने कहा, सर यहाँ भी 11,000 लीटर पड़ा है, लेकिन ना सप्लायर ने ये 12 रुपये पर लीटर पे दिया था, तब ये महंगा हो गया था। तो पहले ये ख़रीदा था आपने, फिर ये ख़रीदा था। फिर मैं गया, उन्होंने कहा सर ये आपने अपने अभी अभी ख़रीदे 8,000 रुपये, 8,000 लीटर 13 रुपये पर लीटर के हिसाब से। अब हमारे पास एक गाहक लगा है और वो हमसे 18,000 लीटर मांग रहा है। तो मैंने कहा, या मेरे सीए ने कहा कि सर हम तो FIFO फॉलो करते हैं, लिहाजा जो सबसे पहले ख़रीदी है पहले तो उसे बेचें। ठीक है, 18,000 में से 11,000 तो यहीं से निकल आएंगे, 11,000 11 रुपये के रेट से। सर अब दे दिए, अब कस्टमर के पास 7,000 लीटर और देना है, तो फिर हम अब उसे बेचो जो उसके बाद आती है। तो अब ये 11,000 था, इसमें से 7,000 लीटर हमने दे दिए। अब देखो 11,000 लीटर दिए 11 रुपये के रेट से, तो ये 1,21,000 बनेगा। और अगर 7,000 लीटर दिए 12 रुपये के रेट से, तो ये 8,40,000 बनेगा। अब हमारे पास बैलेंस क्या बचता है? बैलेंस ये है कि ये सारा तुमने बेच दिया और ये बेच दिया। हाँ, कितना बेचा? 7,000 लीटर। बाकी कितने बच गए? 4,000 लीटर। किस रेट पे? 12 के रेट पे। 4,000 लीटर 12 के रेट पे कितना बनेगा? 48,000। अब बाकी, ठीक है, 4,000 तो ये बच गई 12 रुपये के हिसाब से, और बाकी इसमें से हमने कुछ बेचा ही नहीं तुम्हारे पास। ये 8,000 लीटर भी पड़े हैं 13 रुपये के हिसाब से। क्लियर है बात? अच्छा देखो ना यार, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम उन तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जिस बेस पर हम इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वो है परपेचुअल FIFO। हम हर बारी जब भी हम कुछ बेचते हैं, हम ख़रीदते हैं, हम बैलेंस लिखते हैं नया, और इसका मतलब चल रहा है पता कि हम परपेचुअल के हिसाब से चल रहे हैं। और फिर हम हर बारी जब भी कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हम वो बेचते हैं जो हमने पहले बनाई है और हमारे पास पहले से थी। देखो, ठीक है ना, ये पहले से थी हमारे पास। तो इसका ये मतलब है कि हम FIFO के मुताबिक भी चल रहे हैं। तो हम इन दोनों के ज़रिए एंट्रीज़ कर रहे हैं इन्वेंट्री की। अच्छा, यहाँ तक बैलेंस हो गया, ओके। अब देखो उसके बाद 18,000 जब हमने सोल्ड की, उसके बाद हमारे पास आता है फिर हमारे पास 11 मई आ रहा है और उधर 7 जुलाई, मतलब फिर हमने दोबारा 11 मई को बेचे हैं 9,000 लीटर। कितने बेचे हैं? 9,000 लीटर। मैं यहाँ चलो 9,000 लीटर बेचे हैं एक तरह से दोबारा से। अब मुझे बताओ कि इसमें से 9,000 या इसमें से मतलब कौन सा बेचें? तो FIFO के मुताबिक जो पहले पड़ा है वो पहले बेचें, मतलब 4,000 तो ये पूरा का पूरा गया 12 रुपये के हिसाब से। 9,000 देना था ना, 4,000 ये गया, बाकी कितना बच गया? 5,000। और वह 5,000 कहाँ से जाएगा? इसमें से 5,000 लीटर इसमें से गया, किस हिसाब से? 13 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 48,000 और ये कितना आता है? 65,000। ऐसे 65,000 ये हमने दोबारा बेच दिया। किस तरह बेचा? उसने कहा 9,000 लीटर बेचने हैं, हमें पता है कि हमने पहले 40,000 निकालना है किसी तरह। जैसे कहते नहीं यार, माल एक्सपायर हो जाएगा, पहले वाला निकालो, जल्दी जल्दी किसी तरह निकालो उसको, सस्ते में निकालते हो निकालो। तो 12 रुपये का दे रहा है, सस्ते दे रहा है ना, सस्ते में बस माल निकाल रहा है वो कि एक्सपायर ना हो जाए। तो उसने 4,000 सस्ते में पहले वो दिया, फिर ग्राहक ने कहा नहीं सर हमें 4,000 से नहीं ज़्यादा चाहिए। फिर उसने कहा चलो आप थोड़ा फ्रेश भी ले लो, 5,000 फ्रेश वाला भी ले लो, इसका पैसे ज़्यादा दे देना क्योंकि वो तो हम एक्सपायर वाला निकाल रहे थे। कुछ भी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। अब फिर हम बैलेंस देखते हैं क्या बना। ये 4,000 गया, पूरी इन्वेंट्री गई, इसमें से भी 5,000 गया, बाकी इतना बच गया, सिर्फ 3,000 यूनिट बच गया हमारे पास। कितने वाले? 12 वाले, 13 वाले, 13 वाले। और क्या रेट होगा इनका?
13 वाले 3000 तो 39,000। क्लियर है? ये लाइन है ना, इसको समझना है, ठीक है। ये लाइन ज़रा डार्क कर दो ताकि पता चले अभी हमारे पास सिर्फ यही बैलेंस पड़ा हुआ है। उसके बाद मई के बाद जी फिर हमारे पास जुलाई में सीन होता है कि हम कुछ ख़रीद लेते हैं। शुक्र है हमने इन्वेंट्री ख़रीदी भी सही, और ख़रीद रहे हैं हम जुलाई को 7,000 यूनिट, जिसमें हम 14 रुपये के हिसाब से ख़रीद रहे हैं और 98,000 रुपये का वो बना है। अब आप कह रहे होगे यहाँ जो बुक में लिखा है 14 आप वही लिख देते हो, यहाँ नहीं लिखते। देखो हम ख़रीद रहे हैं, ख़रीदने में वो बेचने वाला अपनी बुक्स में इस तरह करेगा। हम तो उतने की ले रहे हैं ना, 14 रुपये की। हम जब बेचने पे आते हैं तो फिर हम अलग अलग तरह के अमाउंट्स लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये है कंट्रोल में, ठीक है। अच्छा जी, 98,000 रुपये की आई तो फिर इस बार दोबारा बैलेंस करो, क्योंकि हमारे पास बैलेंस चेंज होता रहता है। किसके अंदर? परपेचुअल के अंदर। हमारे पास 3,000 पड़ी हुई थी पहले से 13 रुपये के हिसाब से, जो कि थी 39,000 की। फिर हमने 7,000 रुपये की ली 14 रुपये के हिसाब से, जो बनी 98,000 की। और ये हमारे पास इस वक्त की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। फिर जी हमारे पास आता है 8 नवंबर को हम ख़रीद रहे हैं, और फिर वहाँ देखो तो 20 दिसंबर को बेच रहे हैं। तो फिर हम दोबारा से ख़रीदने में लिखेंगे 8 नवंबर को 14,000 ख़रीद रहे हैं, 15 रुपये के हिसाब से 2,10,000 बन रहा है। क्लियर है? अब क्या करें, दोबारा से हम वो करेंगे, वो लिखेंगे, क्या कहते हैं, बैलेंस। अब बैलेंस कैसे लिखेंगे? 3,000 हमारे पास पहले से पड़ा है 13 वाला, 7,000 हमारे पास पड़ा है 14 वाला, और इस बार ये 14,000 लीटर आ गया है 15 वाला। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, उसके बाद हम आखिरी बारी अब बेच रहे हैं 12,000 रुपये यूनिट। अब देखो 12,000 हम एग्जैक्ट नहीं लिख देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम पहले ये बेचेंगे, फिर ये बेचेंगे, फिर ये बेचेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब 12,000 में सबसे पहले ये 3,000 वाला पूरा चला जाएगा, चला गया 3,013 रुपये वाला। अब 12,000 में से बाकी कितने रह गए? 9,000। ये 7,000 पूरा चला जाएगा, चला जाएगा 14। अब बाकी मतलब 10,000 ये चला गया, बाकी 2,000 लीटर रह गए। अब वो 2,000 लीटर इसमें से जाएंगे 15 रुपये के रेट से। क्यों? क्योंकि जो पहले था हम उसे पहले निकाल रहे हैं। अब 3,000 वाले का वही रेट होगा 39,000, इसका 98,000, और इसका 15 कितना बनता है? 30,000 बनता है। ये 2,015, हाँ 30,000 ही बनेगा यार। क्लियर है? अब हमारे पास बैलेंस क्या बचा? बैलेंस ये बचा कि हमारे पास ये भी गई, ये भी गई, ये भी गई, सिर्फ ये वाली इन्वेंट्री, सिर्फ ये वाली इन्वेंट्री 12,000 लीटर बच गई। किस रेट पर? 15 के रेट पर। और अब हमारे पास, अब हम देखते हैं कि 12,000 15 के रेट पर, और ये 1,80,000 रुपये की इन्वेंट्री बच गई। अब उसके बाद देखो, कुछ हमने ख़रीदा या बेचा? नहीं। कुछ हमने ख़रीदा या बेचा? नहीं। फिर से इस सब को देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है। ऐसा नहीं है ना कुछ कि हमने कुछ ख़रीदा हो या बेचा हो, कोई ऐसी बात रह गई हो एग्जाम्पल के अंदर, नहीं। इसका ये मतलब है कि मुझे कोई समझा सकता है ये जो इन्वेंट्री बच गई है ये क्या है? जो साल के एंड में इन्वेंट्री बच जाती है वो क्या होती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैंने आपको सवाल के शुरू में कहा था हमारे पास ये है, हाँ बिल्कुल है। परचेज है, ये है, बिल्कुल है। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री थी? नहीं, तो आ नहीं गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो फाइंड कर रहे थे हम ब्रो, वो तो हमने फाइंड कर ली, मुबारक हो। परपेचुअल फाइफो के हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड होने वाली है। कैसे फाइंड होगी जी? अभी देख लेते हैं जी। सेल हमारी सोल्ड में लिखी हुई है, कितने की है जी? 7,41,000 की है जी। फिर हम देखें कॉस्ट ऑफ सेल,
कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट क्या फार्मूला था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो एक ही बात मैं कितनी बार बोल रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी हमारे पास, 2,20,000 रुपये की। परचेज़ हमने कितनी की, देखो परचेज़ के एंड में लिखा हुआ होगा 5,44,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है, कहीं नहीं लिखा हुआ, हमने खुद मेहनत करके फाइंड की है, 1,80,000 रुपये की। अब देखो हमारे पास 2,20,000, 5,44,000, 1,80,000, 1,80,000 है, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 5,84,000। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करो। कॉस्ट ऑफ सेल ही हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है पूरे चैप्टर के अंदर। तो हमारे पास आ गया एक वैल्यू आई है, वो है 1,57,000। बता सकते हो ये क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं आई बात समझ, नहीं आई बात समझ। हाँ क्लियर है, ये सब क्लियर है। चलो अब हम इसी के साथ ना परपेचुअल एवरेज भी करते हैं। क्या करते हैं हम, परपेचुअल एवरेज, ठीक है। सेम वही परचेज कॉलम, सेल कॉलम, बैलेंस कॉलम। एन एट अमाउंट, एन एट अमाउंट, एन एट अमाउंट। अब हमें ये सब क्यों करना पड़ा, हमें पता है कि हम परपेचुअल कर रहे हैं, और परपेचुअल के अंदर हमें पता है कि हम इन्वेंट्री को रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने इस बार ख्याल ये रखना है कि हमने फाइफो के हिसाब से नहीं चलना, कि अब हमने ये नहीं करना कि जो पहले इन्वेंट्री आई है वही पहले बेच दें। क्यों, इस बार हमने ये करना है कि हमारे पास इन्वेंट्री जो भी हो हम उसका एवरेज लेके बेचेंगे, ठीक है। ऐसे लग रहा है ना कि फाइफो मुश्किल है और इस बार तो हम कोई भी इन्वेंट्री बेच दें, अभी बताता हूँ। चलो जी शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बैलेंस क्या होगा, बैलेंस हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होती है जो हमारे पास साल के शुरू में हमें मिल जाती है, और वो है 20,000 लीटर, 11 रुपये के हिसाब से। अगले पेज पे करूँ, क्या कहते हो? हाँ अगर ये कर रहा हो चलो ठीक है, ठीक है। परपेचुअल का एवरेज, इसको बेसिकली पूरा इसका नाम होता है वेटेड एवरेज, ठीक है, जिसको मैं एवरेज कहता हूँ सिंपल। तो हम बैलेंस में हमारे पास सबसे पहले आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि हमारे पास 20,000 लीटर 11 रुपये के हिसाब से हमारे पास बचे हुए हैं 2,20,000 रुपये के, ठीक है। अब है तो परपेचुअल, इसका मतलब हमें हर बारी बैलेंस तो चेंज करना ही होगा, चाहे फाइफो हो या ना हो, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास परचेज दी हुई है 5,44,000, सेल भी दी हुई है 7,41,000। हमारे पास हर चीज़ है और हमने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब हमने जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो फाइंड करनी है, और हमारे पास फार्मूले में डालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, एंड में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भाई। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या हो रहा है, 11 जनवरी को हम इन्वेंट्री बेच रहे हैं। अब हम 9,000 रुपये की इन्वेंट्री बेच रहे हैं, और किस रेट पे बेचें, देखो जो हमारे पास पड़ी है हम वही बेचेंगे, कोई और इन्वेंट्री है मेरे पास नहीं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 99,000 रुपये की ये चली जाएगी, और जब ये जाएगी तो मेरे पास 11,000 रुपये की इन्वेंट्री बच जाएगी 11 के रेट पर, 1,21,000 ऐसे, ठीक है। अभी हमने ऐसा क्यों किया कि हमने पिछली इन्वेंट्री को ही लिया, क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री एक है, ऐसा नहीं है कि हम फाइफो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 15 जनवरी को हम इन्वेंट्री ख़रीदते हैं जो कि है 11,000 लीटर, और वो इन्वेंट्री 12 रुपये की हम ख़रीदते हैं, 12 रुपये के हिसाब से, और 1,32,000 रुपये बनते हैं। अब देखो, अब ना एक एक अहम पॉइंट, इसको समझ लिया तो फिर सब हो गया। अब हम फाइफो की तरह नहीं करेंगे कि हम 11,000 11 रुपये वाली अलग, 11,000 12 रुपये वाली अलग। वो क्यों?
क्योंकि हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि हमारे पास पहले कौन सी इन्वेंट्री है कौन सी नहीं, हमने बैलेंस में ऐसा कुछ नहीं रखा। लिहाजा अब हम ये डायरेक्ट लिख देंगे कि हमारे पास 22,000 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। और कितने रुपयों की वो पड़ी हुई है? एक पड़ी हुई है 1,21,000 वाली, और फिर हमने अभी ख़रीदी 1,32,000 वाली, तो 2,53,000 वाली इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा मसला ये आता है कि इसका रेट 11 है या इसका रेट 12 है। इस 22,000 का इसका रेट 11 है या इसका रेट 12 है। तो यहाँ हमें पता है कि हमने इस तरह से नहीं चलना कि पहले 11 फिर 12, नहीं, हमने इसको मर्ज कर देना है, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर देना है और इनकी जो रकमें हैं उनका क्या ले लेना है? एवरेज ले लेना है। इसी वजह से तो हमें इसको कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। बिल्कुल इस तरह से अगर हमारे पास दो किताबें हैं 100 रुपये की, और फिर हमारे पास दो किताबें मज़ीद हम ख़रीदते हैं 200 रुपये की, तो हम चारों को 150 का बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम FIFO यूज़ ही नहीं करते, हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम तो वेटेड एवरेज यूज़ करते हैं। FIFO यूज़ करता मैं तो मैं पहले 100 वाली बेचता, फिर 100 वाली बेचता, फिर 200 वाली बेचता, फिर 200 वाली बेचता। उस तरह क्या होता, मेरे पास 600 रुपये आते। मैं वेटेड एवरेज यूज़ करता हूँ, चारों 150 की बेचता हूँ, उस तरह मेरे पास कितने आएंगे? 600 आएंगे। इसलिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ सोच का है। कहने का ये मतलब है कि अब हमने सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान देना है कि हमने इसका पर यूनिट रेट क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, अगर 22,000 रुपये लीटर का ये रेट है तो 1 लीटर का क्या होगा? ये जो हमारे पास आंसर है, तो हम इसको 22,000 से डिवाइड कर दें। इसका ये मतलब है कि जो 1 लीटर है वो 11.5 का लिया हुआ है। इस तरह ही करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। बेसिकली एक 11 का था तो एक 12 का था, तो हमने कह दिया ये मिलाएंगे तो 11.5 के हो जाएंगे। क्लियर क्लियर क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे तो हमने बढ़ना है, हर बारी बैलेंस तो चेंज करना है क्योंकि परपेचुअल तो है। अच्छा जी, अब आती है बात कि हमने 11,000 की खरीदी और अब 21 अप्रैल, अच्छा दोबारा से हम खरीद रहे हैं 8,000, किस हिसाब से? 13 के हिसाब से। और रेट क्या बन रहा है? 1,04,000। ओके, अब फिर से बात वही कि है तो परपेचुअल, बैलेंस तो नया आएगा। बैलेंस नया क्या आएगा? 22,000 की इन्वेंट्री पहले से पड़ी हुई थी इस हिसाब से, और अब हमने 8,000 की खरीदी है। FIFO का कोई रोल नहीं है, इन्वेंट्रीज को मर्ज कर दो। अब हमारे पास कितनी हो गई? 30,000 लीटर हो गई। और वह 30,000 लीटर कितने रुपयों की है? एक तो हमारे पास 2,53,000 की पहले से पड़ी हुई थी, और अब हमने 1,40,000 की फिर से ख़रीदी है, 1,04,000 की। तो ये जो 30,000 लीटर हैं ये 3,57,000 के हैं। अब हमें ये सिर्फ अंदाज़ा लगाना है कि हम अब इसको किस पर लीटर के हिसाब से बेचें। ये 11.5 की थी, ये 13 की थी, और मतलब किसी दरमियान का कोई रास्ता चुन सकते हैं। हाँ, चुन सकते हैं। जब ये सारी लीटर इतने रुपए की हैं तो 1 लीटर निकालने में क्या ही मसला है? आप इस वैल्यू को 30,000 से डिवाइड कर दो, तो 11.9 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से ये 30,000 लीटर जाएगा। तरीका समझ आ रहा है? रकमों को ऐड किया तो हमें पता चल गया कि 30,000 लीटर इतने में जा रहा है, तो 1 लीटर कितने में जाएगा? इतने में। अब हम परपेचुअल तो है ना, समझ रहे हो ना बात को? आगे बढ़ते हैं। हमने 8,000 खरीदा, अब 22 अप्रैल को 18,000 बेच दिया हमने। अच्छा, यहाँ अब कोई मसले वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 18,000 हमने, ऐसे थोड़ी है जो पहले है वो पहले बेचना है, नहीं, इसी 30,000 में से 18,000 बेचना है। तो अब क्या वैल्यू लगाऊँ मैं? 18,000 जो मैं बेच रहा हूँ किस वैल्यू पे? सारी है ये 11.9 पे पड़ी हुई, FIFO थोड़ी है। तो 11.9 पे 18,000 बेच दो बस। मेरे पास सारी इन्वेंट्री है ये 11.9 की, मैं मर्ज कर रखता हूँ, मैं वेटेड एवरेज यूज़ करता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अपनी चारों किताबों को 150 पे बेचता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी 100 वाली पहले जाए फिर 200 वाली जाए। ये आ गया जी 2,14,200। परपेचुअल तो है, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा।
30,000 में से 18,000 गया, बाकी मेरे पास 12,000 रुपये बच गए। वही बची 11.9 की, क्योंकि मेरे पास एक ही तरह की इन्वेंट्री होती, और 12,000 11.9 के हिसाब से ये हमारे पास 1,42,800 रुपये की इन्वेंट्री मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। नहीं आई समझ? आ गई समझ, चलो शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। हमने 18,000 की बेची, फिर ये मई है, अच्छा दोबारा से बेची ऐसे 22 अप्रैल 21 अप्रैल को 8,000 की ख़रीद ली थी, 22 अप्रैल को बेच दी, फिर मई को दोबारा बेची। कितने यूनिट बेचे भला? 9,000। ऐसा है, बुक है ना सामने, 9,000 बेचे। किस रेट पे बेचूं? एक ही तो रेट है मेरे पास, 11.9। 1,07,100 की मैंने बेच दी। बाकी कितनी बच गई मेरे पास? 3,000 बच गई इसी रेट पर। तीन लाख 57,000, सॉरी 35,700। क्लियर? अब क्या हुआ मेरे पास? फिर हुआ ये कि 7 जुलाई को मैंने ख़रीदे दोबारा से 7,000 लीटर, 14 रुपये के हिसाब से मुझे पड़े 98,000 रुपये के। अब फिर मैं फाइफो वाला काम नहीं करूँगा, इसको अलग नहीं, मैं इन्वेंट्रीज को मर्ज कर दूँगा। 3,000 ये, 7,000 ये, 10,000। 10,000 लीटर मेरे पास कितने रुपए के पड़े हुए हैं? ये वाला पड़ा था 35,700 का, और जो मैंने अब ख़रीदे हैं वो 98,000 के मुझे पड़े हैं। ऐसे तो मेरे पास 10,000 जो लीटर है वो मेरे पास 1,33,700 का है। तो वाज़ह सी बात है, जो मेरे पास 1 लीटर होगा वो मैं 10,000 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, वो मेरे पास 13.37 का होगा। मतलब इस बारी मैं अपना हर इन्वेंट्री का यूनिट 13.37 के हिसाब से बेचूंगा, अगर बेचने की ज़रूरत पड़ी तो। क्लियर? फिर आता है जी जुलाई के बाद आ रहा है नवंबर। नवंबर को मैंने फिर से ख़रीदी 14,000 की, 15 रुपये के हिसाब से मुझे 2,10,000 की पड़ी। तो फिर मैं अपने बैलेंस को देखूंगा कि मेरे पास 10,000 पैसे थे, अरे 24,000 की हो गई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं फाइफो यूज़ नहीं करता, मैं इन्वेंट्रीज़ को मर्ज कर देता हूँ आपस में। अब देखो, 10,000 की पहले से पड़ी थी, जो कि थी हमारे पास 1,33,700 की, और मैंने अभी कितने की ख़रीदी है? 2,10,000 की। तो मतलब 24,000 लीटर मेरे पास 3,43,700 रुपये के हैं। तो फिर 1 लीटर कितने का होगा? 14.3 रुपीज़ का। क्लियर है? अब तो कोई मसला नहीं आ रहा होगा ना, अब ज़रा प्रैक्टिस जो होगी है। तो अब आखिरी बारी हमने 20 दिसंबर को 12,000 की बेची है, और 12,000 की मैं किस रेट पे बेचूंगा? एक ही तो रेट है मेरे पास, 14.3। अच्छा, मैं 12,000 की 14.3 पे बेच रहा हूँ, तो मैंने 1,71,600 रुपये की बेच दी। अब मेरे पास कितनी बच गई? 12,000 बच गई, और वो भी 14.3 पे, और उसका भी यही कैलकुलेशन पे आएगा 1,71,600। इसके बाद मैंने इन्वेंट्री की ना ही कोई ख़रीदी ना ही बेची, तो जब मेरे पास कोई ना, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कोई इन्वेंट्री बचती है, तो वो क्या होती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलो जी शुरू करते हैं अपना काम। सेल कितनी है? देखो सोल्ड वाले में 7,41,000 की। कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करो। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 2,20,000 की। पर परचेज़ कितनी की है? 5,44,000 की। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,71,600 रुपये की। तो 2,20,000 प्लस 5,44,000 माइनस 1,71,600, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल को अगर हम सेल में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है जीपी, यानी ग्रॉस प्रॉफिट।
और ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है किस बेसिस पर, जब हमने ये सब किया है ऑन द बेसिस ऑफ परपेचुअल वेटेड एवरेज, फाइफो की बेस पे किया था। तो देखो ये 1,48,000 है, तो ये कितना था 1,57,000। इससे फ़ायदा हो गया ना, हमने पहले वाली इन्वेंट्री जो है वो पहले निकाल दी और इस तरह से, मतलब फ़ायदा नुकसान इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे, सिर्फ मेथड से है। मुश्किल सिर्फ परपेचुअल था, जो हमारे पास पीरियोडिक है ना वो दोनों का बहुत आसान है, छोटी छोटी बात है उसके अंदर। ठीक है।